नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आपको रोमांचक और शानदार कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं हमारी कहानियों के नए एपिसोड सबसे पहले सुनना, तो हमारी टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 126 महीने की सीमा 3 साल की सीमा 9। यह अच्छी बात है कि मामला सुलझ गया। ये खबर सुनने के बाद यश शर्मा को उसके लिए बहुत खुशी हुई। बलराज सिंह एक जिम्मेदार इंसान थे और उनका बेटा बहुत समझदार था। यश के दिल में इस बाप बेटे की जोड़ी के लिए बहुत अच्छी धारणा थी। उसी दिन ललित माथुर खुद वह जड़ी बूटियां पहुंचाने पहाड़ी गांव आया जिनकी यश को जरूरत थी। ये पहली बार था जब वह दक्षिण पहाड़ी पर आया था और उसने यश का औषधीय खेत देखा था। अरे बाप रे, तुमने इतनी सारी जड़ी बूटियां उगा रखी हैं, उसने अचरज से आंखें बड़ी करते हुए कहा। शाशेन, सापोशनिकोविया जड़, जैंटियन, मुलेटी और यह क्या है? वह कौतुक के साथ औषधीय खेत के बाहर चारों तरफ घूमने लगा। देसी कुत्ता लगातार उसके बगल में चल रहा था और उसे इस तरह देख रहा था जैसे वह कोई चोर हो। अरे, तुम्हारा कुत्ता मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह मुझे किसी चोर की नज़र से देख रहा है? ललित माथुर ने हैरान होकर पूछा। शायद इसका यही मतलब है। यश ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। यह कुत्ता काफी समझदार है। ललित माथुर यह सुनकर बिल्कुल भी चिढ़ा या गुस्सा नहीं हुआ, वह बस जोर से हंस पड़ा। पहले तो मैं बस इतना जानता था कि तुम्हारा इलाज करने का तरीका गजब का है और मुझे लगता था कि तुम एक डॉक्टर हो। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इन पहाड़ों में जड़ी बूटियां उगाते हो, हालांकि यह वैसा दिखता नहीं है। ललित माथुर ने ध्यान से देखते हुए कहा। यह सच था कि यश जड़ी बूटियां उगा रहा था और वहां कई तरह की किस्में थीं, कम से कम दर्जनों। फिर भी इन जड़ी बूटियों की मात्रा बहुत कम थी, जिसे बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था। अपने पेशे के कारण उसका पाला कई जड़ी बूटी उगाने वाले किसानों से पड़ा था। वे आमतौर पर सिर्फ एक या कुछ ही तरह की जड़ी बूटियां उगाते थे। उसने सचमुच कभी किसी को यश की तरह नहीं देखा था, जिसने एक साथ दर्जनों किस्में लगा रखी हों। इसलिए वह शायद गुजारे के लिए इस पर निर्भर नहीं था। इनमें से ज्यादातर जड़ी बूटियां मेरे खुद के इस्तेमाल के लिए हैं। यश ने औषधीय खेत की तरफ इशारा किया। खुद के इस्तेमाल के लिए? तुम इनका क्या करते हो? ललित माथुर ने उत्सुकता से पूछा। दवा तैयार करने के लिए। दवा तैयार करने के लिए? क्या तुम सचमुच एक पारंपरिक चिकित्सक हो? ललित माथुर ने पूछा। हाँ भी और ना भी। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। फार्मासिस्ट यानी कोई फार्मेसी टेक्नीशियन? ये फार्मासिस्ट उस तरह का फार्मासिस्ट नहीं है, यश ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि ललित माथुर यह सुनकर उलझन में था, लेकिन सामने वाले के चेहरे के भाव देखकर उसने कुछ सोचा और आगे कुछ नहीं पूछा। यश ने उसे छोटी झोपड़ी में बैठने के लिए बुलाया। झोपड़ी में कोई सजावट नहीं थी, बस कुछ साधारण मेज कुर्सियां और सफ़ेद दीवारें थीं, एकदम सादा या शायद थोड़ा जर्जर। चाय लो, एक केतली पानी, एक कप चाय और एक हल्की सी खुशबू। बेहतरीन चाय है, ललित माथुर ने एक घूंट लेने के बाद कहा। वह चाय का शौकीन माना जाता था और स्वाद लेते ही समझ गया कि यह कोई आम चाय नहीं है। तुम बस पूरा दिन इसी पहाड़ पर रहते हो? हाँ, लगभग पूरा दिन, यश ने कहा। पहाड़ों में एक सन्यासी की तरह? ये तो किसी मशहूर चीनी कवि की कल्पना जैसा लगता है, ललित माथुर ने कहा। बस ये थोड़ा उबाऊ है। यह उबाऊ नहीं है, मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, यश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। औषधीय खेत की देखभाल करना, ग्रंथों का पाठ करना, इस पहाड़ पर घूमना और चीज़ों को देखना, अभ्यास करना। जब करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हों तो इसे उबाऊ कैसे कहा जा सकता है? जो भी हो, मैं तो ऐसी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता, ललित माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसने अपनी सेहत की वजह से सिगरेट और शराब पर काबू पा लिया था और वह ऐसी किसी भी दावत में जाने से बचता था जहां जाना जरूरी न हो, फिर भी उसने अपने दूसरे शौक जारी रखे थे। ताश खेलना, मछली पकड़ना और घूमना फिरना। सीधे शब्दों में कहें तो यही उसकी जिंदगी का आनंद था। जब से उसे वह सदमा लगा था, वह चीज़ों को समझने लगा था। पैसा कभी भी पूरा नहीं कमाया जा सकता, खर्च के लिए काफ़ी होना ही बहुत है और सेहत अब भी सबसे ज़रूरी चीज़ थी। ललित माथुर जाने से पहले करीब 20 मिनट तक पहाड़ पर रुका। जड़ी बूटियां मिलने के बाद अब वह पेयुवान काढ़ा बना सकता था। यश ने खिड़की से बाहर ऊपर की ओर देखा। सूरज आसमान में ऊंचा था और मौसम बिल्कुल सही था। शुभ काम में देरी कैसी? यश ने तुरंत जड़ी बूटियां, पहाड़ी जलाव लकड़ी और बाकी सभी ज़रूरी चीज़ें तैयार की और फिर दवा उबालना शुरू कर दिया। लपटें तेज थीं और दवा की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। एक के बाद एक कई तरह की जड़ी बूटियां डाली गईं।
यश आग के सामने शांति से बैठ गया, हर कदम पर बारीकी से और बहुत गंभीरता से काम करने लगा। ये दवा की एक खुराक थी, एक ऐसी दवा जो बीमारियों को ठीक कर सकती थी और उम्र बढ़ा सकती थी। जब दवा की यह खुराक सफलतापूर्वक तैयार हो गई, तब तक सूरज आधा डूब चुका था। दवा बन जाने के बाद उसने बलराज सिंह से कहा कि वह अगले दिन आकर इसे ले जाए। शाम को जब वह पहाड़ से नीचे उतरा तो उसने अनजाने में ग्रामीणों को अपने बारे में बात करते सुना। तुमने सुना क्या? योगेश, प्रकाश शर्मा के परिवार की वजह से पुलिस थाने गया था। हाँ, लेकिन वह इसी के लायक था, वह कोई भला आदमी नहीं है। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाया। प्रकाश शर्मा आम दिनों में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन वह असल में इतने चालाक हैं। यह शायद उनके बेटे का काम है। मैंने ग्राम सचिव को अनजाने में ये कहते सुना था, वह नौजवान बहुत होशियार है। यश एक पल के लिए रुका, फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जब वह रात के खाने के लिए घर लौटा तो उसने अपने माता पिता को भी इस बारे में बात करते सुना। यह एक अच्छी बात है, उसने ये शब्द कहे। अच्छी बात? यह अच्छी बात कैसे है? सुषमा शर्मा ने काफ़ी गुस्से में कहा। वह एक ऐसी महिला थी जो समाज में इज्जत की परवाह करती थी और नहीं चाहती थी कि गांव के लोग उनके परिवार के बारे में बुरी बातें करें। यह मामला साफ तौर पर कोई गर्व करने वाला नहीं था, कम से कम वह तो यही सोचती थी। भविष्य में वे लोग काफ़ी शांत रहेंगे, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव में ऐसी अफवाहें थीं, जिसका मतलब था कि उनके मन में पहले से ही यह बात बैठ गई थी कि उनके परिवार के लोगों को आसानी से उकसाया नहीं जा सकता, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। योगेश एक मिसाल था, एक ऐसी मिसाल जिसने गांव को सतर्क कर दिया था। यश चाहता था कि ग्रामीणों के मन में ऐसा विचार रहे, एक सीमित मात्रा में डर, अगर बचा जा सके तो उन्हें न उकसाना वाकई एक अच्छी बात थी। रात के खाने के बाद वह कुछ देर घर पर रुका और फिर यश बाहर चला गया। जब वह गांव के दक्षिणी छोर पर पहुंचा तो वहां कोई रोशनी नहीं थी। आगे दक्षिण में पहाड़ थे, एकदम घुप अंधेरा और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। यहां पहुंचते ही उसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई। उसकी आंतरिक ऊर्जा दौड़ने लगी, उसके पैर तेजी से चलने लगे, उसकी चाल उड़ने जैसी हो गई और कानों में हवा सरसराने लगी। इस पिच ब्लैक सन्नाटे में पहाड़ी रास्ता पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन वह ऐसे चल रहा था जैसे समतल जमीन हो। बस एक ही पल में उसने घुमावदार पहाड़ी रास्ता पार कर लिया और सीधे दक्षिण पहाड़ी पर बनी छोटी झोपड़ी की तरफ ऊपर चला गया। ये गजब का एहसास है। पहाड़ पर पहुंचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। वह केवल रात के समय ही इस तरह की हिम्मत कर पाता था। अगर ये दिन का समय होता और कोई उसे देख लेता तो यकीनन उसे कोई अजूबा समझा जाता। आखिरकार वह रफ्तार बहुत ही तेज थी, उन फर्राटा धावकों से भी कहीं ज्यादा तेज, सचमुच घास के ऊपर उड़ने जितनी हैरान करने वाली। कभी भी खुद को पूरी तरह आज़ाद छोड़ देने का एहसास भी बुरा नहीं होता। यश ने अपनी देह को ढीला छोड़ा, हमेशा की तरह घर के बाहर आसमान की तरफ देखा और फिर कमरे में लौटकर ग्रंथों का पाठ करने लगा। सब कुछ हमेशा की तरह शांत था। अगले दिन बलराज सिंह और उनका बेटा फिर से पहाड़ पर आए। पहला कारण दवा ले जाना था, दूसरा कारण ये था कि वह यश से अपने बेटे की दोबारा जांच करवाना चाहते थे और तीसरा कारण अपने बेटे को थोड़ा टहलाकर उसका मन बहलाना था, उसे हमेशा घर में बंद रखना ठीक नहीं था। पहाड़ पर यश ने आयुष सिंह की दोबारा जांच की। यह अब भी पिछली बार जैसा ही था, उसकी अपनी जीवन शक्ति पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं हो पा रही थी, जिसका कारण शायद ये था कि उसका मूल अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। ये पेयुवान काढ़े की एक खुराक है, इसे पुराने तरीके से ही लेना, यश ने चीनी दवा निकालते हुए कहा जिसे उसने पहले तैयार किया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बलराज सिंह ने दवा का सूप लेते हुए और उसे ध्यान से रखते हुए कहा। यश के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए क्योंकि उसने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। तय चक्र के भीतर मुफ्त दवा की सीमा पूरी हो चुकी है। यकीन मानिए, सिस्टम का ये नियम कि 3 दिनों के भीतर एक मुफ्त खुराक दी जाएगी, उसकी भी अपनी सीमाएं थीं। बलराज सिंह और उनका बेटा कुछ देर पहाड़ी पर घूमे, फिर विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद यश ने अभी अभी आई प्रॉम्प्ट को देखने के लिए औषधि सिस्टम खोला। मुफ्त दवा, एक ही व्यक्ति के लिए, महीने में 3 से ज़्यादा नहीं और साल में 9 से ज़्यादा नहीं। यानी कि एक ही मरीज को 1 महीने के भीतर सिस्टम द्वारा दी जाने वाली दवा की ज़्यादा से ज़्यादा 3 खुराकें मिल सकती हैं और 1 साल के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा 9 खुराकें। अगर उन्हें और ज़रूरत होगी तो उन्हें कीमत चुकानी होगी। ये भी सिस्टम की एक पाबंदी थी। पापा, जब मैं पहाड़ पर होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ से नीचे उतरने के बाद आयुष सिंह ने कहा। उसका छोटा सा चेहरा खिला हुआ था और वह बहुत खुश दिख रहा था। अच्छा लगता है? किस तरह से अच्छा लगता है? बलराज सिंह ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बता नहीं सकता, पर जो कमरा हमने किराए पर लिया है उससे तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आयुष ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। तो पापा तुम्हें यहाँ ले आया करेंगे जब भी समय मिलेगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यश अंकल नाराज़ तो नहीं होंगे। हालांकि यह बच्चा छोटा था लेकिन काफ़ी समझदार था।
पापा उनसे पहले ही पूछ लेंगे, बलराज सिंह ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे का सिर थपथपाकर कहा। ठीक है, आयुष ने ये सुनकर खुशी खुशी सिर हिलाया। जिला मुख्यालय के एक शानदार चाय घर के एक निजी केबिन में दो लोग एक दूसरे के सामने बैठे थे और मेज पर साफ चाय की एक केतली रखी थी। मैं तुम्हें इस मामले के लिए जहमत दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा। बात करने वाले दो लोगों में से एक राजेश सिंघानिया था। जहां तक दूसरे की बात है, उसकी हैसियत थोड़ी खास थी और उसे उसका परिचित माना जा सकता था। वह शख्स चाय घर में ज्यादा देर नहीं रुका और जब वह गया तो वह बहुत सावधान था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख न ले। ये लोग। राजेश सिंघानिया चाय घर में बैठा रहा। उसने अपना चाय का कप उठाया और अंदर की साफ चाय को एक ही घूंट में पी गया। एक कामयाब कारोबारी होने के नाते वह कई लोगों के संपर्क में आता था। कुछ लोग ऐसे थे जिनसे वह संपर्क नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ता था। वह जितना ज्यादा संपर्क में आता, उतना ही ज्यादा देखता और उतनी ही ज्यादा बातें सामने आती। और आजकल कई लोग उस शख्स के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसके पास आते थे। सामने वाले के एहसानों को स्वीकार करना भी मुश्किल होता है और मना करना भी। कभी भी मुझे सचमुच उससे जलन होती है। इस पल राजेश सिंघानिया ने अचानक यश शर्मा के बारे में सोचा, जो दक्षिण पहाड़ी पर पूरी तरह बेफिक्र रहता था। सोचता हूँ वह शायद इन चीज़ों से परेशान नहीं होता होगा, है ना? असल में यश शर्मा इस समय एक बात से परेशान था। हुआ ये कि उसके घर मेहमान आए थे, दो लोग। एक उसके तीसरे चाचा थे और दूसरे, जो सूट बूट पहने हुए थे और जिनका चेहरा तेल से चमक रहा था, वे उसके तीसरे चाचा के दफ्तर के कोई बड़े अधिकारी थे, जिनका नाम खन्ना था। मैंने पवन से सुना था कि तुम पथरी का इलाज कर सकते हो, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह मुझे तुमसे मिलाने ले आए। इस अधेड़ उम्र के आदमी ने बहुत सीधे अंदाजा में कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी अकड़ भी थी। उफ! यश ने एक ठंडी सांस भरी और फिर मुस्कुराया। पिछली बार इसी मामले की वजह से उसे याद आया कि उसके सामने खड़े तीसरे चाचा का अपनी तीसरी चाची के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, यहाँ तक कि बात तलाक तक पहुँच गई थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे और वह बिना कोई सूचना दिए फिर से इस बात को लेकर आ गया। मुख्य बात यह थी कि उसने उसी दिन साफ कह दिया था कि दवा खत्म हो चुकी है और वह इसे और नहीं दे सकता। क्या उसके तीसरे चाचा ने यह बात सुनी ही नहीं थी? यश सचमुच अपने तीसरे चाचा से सीधे पूछना चाहता था कि वह क्या सोच रहे हैं। उसने बेटों द्वारा पिताओं को मुसीबत में डालने की बातें सुनी थी, लेकिन ये क्या था? भतीजे को मुसीबत में डालना? चिंता मत करो, मैं एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। ये सुनने में काफ़ी बड़ा दिल दिखाने जैसा लगा, लेकिन चेहरे के हावभाव और हरकतें थोड़ी दिखावटी लग रही थीं। अध्याय 127 युद्ध तकनीक, संहार की कला। मिस्टर खन्ना, सही कहा ना? मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं करता और न ही मैं किसी तरह की पथरी का इलाज कर सकता हूँ। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपके लिए अस्पताल जाना ही बेहतर होगा। जब मेरे चाचा ने वे बातें कही थीं तो वह पक्का शराब के नशे में रहे होंगे, इसलिए कृपया उनकी बात को दिल पर मत लीजिए, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर उसके चाचा का चेहरा बेहद अजीब हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही मामला था जहां उन्होंने दोनों तरफ से अपनी फजीहत करवा ली थी। उन्होंने वाकई अपने बॉस को अपने भतीजे द्वारा पथरी का इलाज किए जाने के बारे में बताया था, और वह भी एक डाइनिंग टेबल पर। उस समय उन्होंने कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था और दावा किया था कि एक खुराक बिना किसी दर्द या साइड इफेक्ट के बीमारी को पूरी तरह ठीक कर देगी। उम्मीद के उलट, जहां बोलने वाले का कोई खास मतलब नहीं था, वहीं सुनने वाले ने इसे दिल पर ले लिया। इन मिस्टर खन्ना को गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन थी। पहले तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें तेज दर्द हो रहा था। बार बार लिथोट्रिप्सी पार्थारिटोडेन की प्रचलन के लिए अस्पताल जाना कोई पक्का उपाय नहीं था और उसके बाद पथरी निकलने की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती थी। उन्हें याद आया कि पवन शर्मा ने क्या कहा था, इसलिए वे सीधे उसके पास गए और उसे गाड़ी में बैठाकर यश को ढूंढने निकल पड़े। पवन शर्मा मना नहीं कर सके और उनके मन में भी एक उम्मीद की किरण थी। क्या पता मेरे भतीजे को वह दवा फिर से मिल गई हो। फिर अभी अभी का वह अजीब नज़ारा सामने आया। मुझे माफ़ कीजिएगा मिस्टर खन्ना, आपको यहाँ तक बेकार का चक्कर लगाना पड़ा। इस बार यश ने दो टूक शब्दों में कहा, जिससे बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची। हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो बस इसे थोड़ा मन बहलाने का मौका मानूंगा। मिस्टर खन्ना का चेहरा थोड़ा उखड़ा हुआ लगा, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गए। छोटू यश, तुम? पवन शर्मा ने कहा। चाचा, मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तेदारों के मामले में जो उससे बड़े भी थे, यश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन इस बार वह बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं था। ठीक है, इस मामले को यहीं भूल जाते हैं। पवन, तुम मेरे साथ वापस चल रहे हो या यहीं रुक रहे हो? ये देखकर मिस्टर खन्ना अभी भी मुस्कुराए, लेकिन वह साफ तौर पर जबरदस्ती की मुस्कान थी। ये तय था कि वह इस समय बहुत गुस्से में थे। मैं आपके साथ ही वापस चलूंगा, पवन शर्मा ने जवाब दिया। ठीक है,
बोलने के बाद पवन शर्मा और उनके बॉस जाने के लिए खड़े हो गए और यश के परिवार ने उन्हें गली के मुहाने तक विदा किया। कार में बैठने के बाद मिस्टर खन्ना के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। मिस्टर खन्ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस करो, इस मामले का जिक्र दोबारा मत करना। मिस्टर खन्ना ने अपना हाथ हिलाया, उनका चेहरा उतरा हुआ और बेहद बेजार लग रहा था। उनकी नज़र में आज की घटना पूरी तरह से पवन शर्मा द्वारा उन्हें धोखा देने, उनका समय बर्बाद करने और उन्हें बेवकूफ़ बनाने जैसी थी। ये नाकाबिले बर्दाश्त था। ये सुनकर पवन शर्मा समझ गए कि उन्होंने मुसीबत मोल ले ली है और कंपनी में उनके अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और बोलना बंद कर दिया। कार के अंदर का माहौल भारी हो गया। यश के घर वापस आने पर पूरा परिवार एक साथ बैठा। छोटू यश, इससे तुम्हारे चाचा की नौकरी पर आंच आ सकती है। सुषमा शर्मा ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसे सुलझा नहीं सकता और हाँ कहना झूठ बोलना होता। इसके अलावा मेरे पास कोई मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है। अगर बात बाहर फैल गई तो क्या होगा? यश ने जवाब दिया, पथरी को गलाना कोई बहुत उलझा हुआ मामला नहीं था। स्टोन फ्लावर जड़ी बूटी को उबालने से शरीर के अंदर की जिद्दी पथरी गल सकती थी। स्टोन फ्लावर को एक्सचेंज पॉइंट्स के जरिए हासिल किया जा सकता था। ये सब समस्या नहीं थे। समस्या पवन शर्मा थे। अगर वह इस बार मान जाता और मिस्टर खन्ना की बीमारी ठीक हो जाती तो क्या कुछ दिनों में कोई मिस्टर ली या मिस्टर सन आ जाते? क्या वह उनका इलाज करता या नहीं? इससे बेहतर था कि बात को एक ही वाक्य में खत्म कर दिया जाए और उन्हें यह विचार पूरी तरह छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। यश को इस तरह बोलते देख उसकी मां ने आगे कुछ नहीं कहा और उसके पिता बस खामोशी से सिगरेट पीते रहे। चलो इस मामले की चिंता छोड़ो। कुछ देर बैठने के बाद उन्होंने आखिरकार यह बात कही। यश ने हामी भरी। जो भी हो, इस घटना के जरिए उसे अंदाजा हो गया था कि उसके चाचा निश्चित रूप से उसके और उसके परिवार के खिलाफ मन में कड़वाहट रखेंगे। यह मामला उसके चाचा की नौकरी, परिवार और उनके दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते को प्रभावित करेगा। और यह सब एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था। यश ने उन्हें पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके चाचा ने बात मानी ही नहीं। सिर्फ सोचने भर से ये सब झंझट भरा लग रहा था और उसका सिर घुमा रहा था। छोड़ो, मैं इस बारे में सोचना ही बंद कर देता हूँ। मम्मी, मैं अगले कुछ दिनों में द्वीपनगर जा सकता हूँ। मैं औषधीय खेत आपके और पापा के भरोसे छोड़ रहा हूँ। रात के खाने के दौरान यश ने यह बात छेड़ी। ठीक है, तुम द्वीपनगर किस लिए जा रहे हो? एक दोस्त के साथ घूमने। यश ने मुस्कुराते हुए कहा। एक दोस्त? वह लड़का है या लड़की? क्या वह पिछली बार वाली काव्या है? सुषमा शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, मैं राजेश सिंघानिया के साथ जा रहा हूँ। एक आदमी। सुषमा शर्मा की आवाज़ में साफ निराशा थी। उस रात आसमान ऊंचा और विशाल था, जिसमें चमकता हुआ चांद और गिने चुने तारे थे। एक तेज रफ्तार सफर के बाद यश पहाड़ पर पहुंचा। हमेशा की तरह झोपड़ी के सामने बैठा और आसमान की तरफ देखने लगा। पहाड़ी हवा धीरे धीरे चल रही थी, जिसमें हल्की सी गर्माहट थी। कल मौसम अच्छा रहना चाहिए। अगले दिन उसने राजेश सिंघानिया को फ़ोन किया और उसके दोस्त के बेटे की बीमारी की जांच करने के लिए द्वीपनगर जाने के लिए राजी हो गया। दूसरी तरफ से राजेश सिंघानिया बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि वह तुरंत उस व्यक्ति से संपर्क करके समय तय करेगा और उसे लेने आ जाएगा। फ़ोन रखने के बाद उसे बलराज सिंह का फ़ोन आया। बलराज सिंह ने जो कहा उसने उसे हैरत में डाल दिया। सामने वाले ने असल में पूछा कि क्या वह सचमुच मार्शल आर्ट युद्ध कला सीखना चाहता है। यश ने एक बार उनसे ऐसा वाकई कहा था। वह उस रात की एक आम बात थी जब उसने सुना था कि कैसे उस व्यक्ति ने 4 नौजवानों को आसानी से ज़मीन पर चटा दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इस बात को इतनी गंभीरता से लेगा। बिल्कुल, वह फ़ोन पर मान गया, ये सोचते हुए कि वैसे भी यह कोई बुरी बात नहीं है। अतिरिक्त हुनर होना कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। हैरत की बात यह रही कि वह आदमी उसी सुबह अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर आ पहुंचा। ऐसी ईमानदारी ने यश को चौंका दिया और उसे थोड़ा संकोच भी महसूस हुआ। असल में बलराज सिंह के कुछ अपने इरादे थे। पहला, वह सचमुच यश का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। आखिरकार पिछले 1 महीने में यश के इलाज की बदौलत उनके बेटे की शारीरिक और मानसिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था। इससे उन्हें एक उम्मीद मिली थी। फिर भी सामने वाले ने इलाज के नाम पर एक भी पैसा नहीं मांगा था, जिससे उन्हें काफ़ी ग्लानि महसूस हो रही थी। इसलिए उस रात ये सुनने के बाद कि यश मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, उन्होंने इसे दिल से लगा लिया। यही मुख्य कारण था। दूसरा, वह अपने बेटे को टहलाने लाना चाहते थे और उनके बेटे ने कहा था कि उसे इस पहाड़ पर अच्छा महसूस होता है। तुम इतनी जल्दी आ गए? यश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आयुष की बीमारी का ठीक होना सब तुम्हारी बदौलत है। तुमने कोई फीस नहीं ली और मेरे पास आभार जताने के लिए कुछ और नहीं है। चूंकि मुझे कुछ मार्शल आर्ट आता है और तुम सीखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बलराज सिंह ने पूरी ईमानदारी से कहा। वह दिल से बोल रहे थे। ये सुनकर यश काफ़ी प्रभावित हुआ।
झोपड़ी के सामने औषधीय खेत के बगल में एक खाली जगह थी। वह बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए पूरी तरह काफ़ी थी। मैं चंद्रपुर से हूँ और बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हूँ। मैंने कई शैलियों का प्रशिक्षण लिया है, टोंगबेई, बाजी, बागुआ और शिंगई। तुम कौन सी सीखना चाहते हो? जब भी मार्शल आर्ट या कुश्ती कराटे का जिक्र होता, बलराज सिंह जैसे एक बदले हुए इंसान नजर आते थे। उनके भीतर से एक अनोखा प्रभाव झलकता था, आत्मविश्वास से भरा, फुर्तीला और कुछ हद तक आक्रामक। क्या आप उन्हें थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, यश ने कहा। ठीक है, ये कहकर बलराज सिंह पीछे हटे। उन्होंने अपने यश और अपने बेटे के बीच की दूरी बढ़ाई और फिर थिरकने लगे। टोंगबेई, इसमें दोनों हाथ आपस में जुड़े होते हैं। ये जुड़े हुए हाथों की ताकत पर जोर देता है और हाथ, आंख, शरीर और कदमों के तालमेल पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे ही बलराज सिंह बोले, उनका शरीर हिलने डुलने लगा। ये दिखने में बहुत तेज और अप्रत्याशित था, जिसमें से समय समय पर कड़क आवाजें आ रही थीं। बाजी, जैसा कि कहावत है, शांति कलाएं दुनिया को शांत करने के लिए ताई ची का उपयोग करती हैं, युद्ध कलाएं ब्रह्मांड को स्थिर करने के लिए बाजी का उपयोग करती हैं। इसकी ताकत हर दिशा में, सबसे दूर के बिंदुओं तक पहुंच सकती है, इसीलिए ये नाम पड़ा। ये बेहद उग्र और विस्फोटक है। जैसे ही बलराज सिंह बोले, उनके मुक्केबाजी का अंदाज बदल गया। उनका रौब आक्रामक हो गया, जिसमें चौड़े और तेजी से घूमने वाले शॉट शामिल थे। बागुआ, ये हथेली की तकनीकों और कदमों की चाल पर जोर देता है, जो बेअसर करने और पैदा करने में सक्षम है, शून्य और ठोस को मिलाता है। बलराज सिंह की हरकतें फिर बदल गईं। उनका पूरा अस्तित्व अचानक बहुत हल्का और फुर्तीला हो गया। उनकी हथेलियां ऐसे चलने लगी जैसे कोई लंगूर छलांग लगा रहा हो या कोई सांप सरक रहा हो। शिंगई, ये सीधे आगे बढ़ता है, जैसे बिजली, और कड़क, जैसे पीली नदी के बांध का टूटना। बलराज सिंह के मुक्कों का अंदाज फिर बदला। उनकी हरकतें कहीं ज्यादा ताकतवर, बेहद तेज और सीधी हो गईं। बलराज सिंह के करतबों ने यश को हैरान कर दिया और उसकी आंखें खोल दीं। हालांकि वह मार्शल आर्ट की बारीकियों को नहीं समझता था, लेकिन वह बता सकता था कि सामने खड़ा व्यक्ति यकीनन एक उस्ताद था। उसकी हर हरकत सलीके से थी और उसके मुक्कों और पैरों में गजब की ताकत थी। अगर वे किसी को लग जाएं, तो यकीनन तुरंत गंभीर चोट आएगी। यह उन दिखावटी और फिल्मी तकनीकों से बिल्कुल अलग था। तो तुम कौन सी सीखना चाहते हो? प्रदर्शन के बाद बलराज सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। उनका इरादा बिल्कुल भी दिखावा करने का नहीं था। वह बस यश को सबसे आसान तरीके से इन शैलियों का सार समझाना चाहते थे, ताकि उसके लिए चुनना आसान हो जाए। यश ने अपना सिर झुकाया और इसके बारे में सोचा। बलराज सिंह ने अभी जिन शैलियों का प्रदर्शन किया था, उन सभी के अपने फायदे और नुकसान थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस प्राकृतिक दर्शन के साथ मेल नहीं खाती थी जिसका वह अभ्यास कर रहा था। बागुआ हथेली ने इसे थोड़ा बहुत छुआ था, जिसने उसे दुविधा में डाल दिया था। क्या आप ताई ची चुवान जानते हैं? यश ने झिझकते हुए पूछा। ताई ची चुवान? बलराज सिंह थोड़े हैरान हुए। मैं इसे समझता हूँ, लेकिन मैं इसमें बहुत ज्यादा माहिर नहीं हूँ। क्या आप मेरे लिए इसका प्रदर्शन कर सकते हैं? ठीक है। बलराज सिंह ने फिर ताई ची चुवान करना शुरू किया। रफ्तार धीमी थी, जो दिखने में कोमल और कमजोर लग रही थी, जैसे धीमे बहने वाला पानी, लेकिन ऐसा लगता था कि इसके भीतर एक तीव्र ऊर्जा छिपी है, जैसे पानी के नीचे का कोई उफान जो संपर्क में आते ही फट पड़ेगा। यही है। यश को महसूस हुआ कि इस तरह की शैली उसके लिए सबसे सही थी। ये सुनकर कि यश ताई ची चुवान सीखना चाहता है, बलराज सिंह थोड़े हैरान हुए। अगर कोई पूछे कि देश में सबसे मशहूर शैली कौन सी है, तो वह निस्संदेह ताई ची चुवान होगी। इसकी सचमुच दुनिया भर में साख थी। हालांकि आज दुनिया में जिस ताई ची चुवान का अभ्यास किया जाता था, वह बुनियादी तौर पर सिर्फ आत्मसुधार और फिटनेस के लिए था, जिसमें मुकाबले का हिस्सा गायब था। मार्शल आर्ट अपने मूल रूप में सेहत और फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि लड़ने के लिए था। वे युद्ध तकनीकें थीं, संहार की कलाएं थीं। क्या तुम ये शैली सिर्फ फिटनेस के लिए सीख रहे हो? उत्सुकता के कारण बलराज सिंह ने एक अतिरिक्त सवाल पूछ लिया। आत्मरक्षा, यश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे फिटनेस के लिए इसकी जरूरत नहीं थी। प्राकृतिक दर्शन में बताए गए मार्गदर्शक तरीके और गहरे रहस्य फिटनेस के लिए सबसे अच्छे उपाय थे। वह इन शैलियों को मुख्य रूप से तकनीकें सीखने के लिए सीख रहा था, ताकत के इस्तेमाल की तकनीकें। उसके पास वर्तमान में आंतरिक श्वास, इंटरनल ब्रेथ थी, और उसकी ताकत किसी आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी। एक आम तगड़ा आदमी तो उसके करीब भी नहीं फटक सकता था। हालांकि ताकत लगाने का उसका तरीका बहुत कच्चा था। ये बिल्कुल उन उपन्यासों के किरदारों जैसा था, जिनके पास बेजोड़ आंतरिक ऊर्जा तो होती है, लेकिन उसका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं होता। आत्मरक्षा यानी मुकाबला, मार्शल आर्ट का असली सार वहीं छिपा है, बलराज सिंह ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। बलराज सिंह ने पूरी सुबह यश को ताई ची चुवान की कुछ सबसे बुनियादी बातें सिखाने में बिताए। इस प्रक्रिया के दौरान यश की समझने की क्षमता ने उन्हें हैरान कर दिया। ये सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा थी।
सिर्फ एक सुबह में उसने ताई ची चुवान के मुकाबले के पैंतरे याद कर लिए थे। इससे भी ज़रूरी बात यह थी कि वह इसके अंतर्निहित सिद्धांतों को समझने में पहले से ही सक्षम हो गया था। ये जानना ज़रूरी है कि ताई ची चुवान के बारे में मशहूर है कि इसे सीखना आसान है लेकिन इस पर महारत हासिल करना मुश्किल है, जो रूप से ज़्यादा इरादे पर जोर देता है। तुम्हारी प्रतिभा सचमुच हैरान करने वाली है, बलराज सिंह ने तारीफ करते हुए कहा। अगर तुम मार्शल आर्ट की पढ़ाई करते तो शायद एक महान गुरु बन जाते। जैसे ही दोपहर करीब आए, बलराज सिंह और उनके बेटे ने विदा ली और चले गए। यश ने उन्हें खाने के लिए रोकने की बहुत जिद की, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर मना कर दिया। दोपहर में यश ने पहाड़ पर ताई ची चुवान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शायद इसलिए कि इस बॉक्सिंग तकनीक के सिद्धांत उन ग्रंथों से मेल खाते थे जिन्हें वह इन दिनों पढ़ रहा था। इसका अभ्यास करने से उसे आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिल रहा था और उसकी प्रगति बेहद तेज थी। इस बात ने उसे बहुत खुश कर दिया। उस शाम खाना खाते समय यश को राजेश सिंघानिया का फ़ोन आया, जिसमें उसने पूछा कि क्या वह कल द्वीपनगर जाने के लिए खाली है। उसने अपने उस दोस्त से पहले ही समय ले लिया था। यश ने इसके बारे में सोचा और मान गया। वैसे भी कल करने के लिए कोई ज़रूरी काम नहीं था, इसलिए बाहर घूमने जाना और नज़ारे देखना अच्छा रहेगा। रात के खाने के बाद उसने अपने माता पिता को बताया, क्योंकि द्वीपनगर की इस यात्रा का मतलब था कि वह शायद एक दिन के भीतर वापस न लौट पाए और औषधीय खेत के मामलों के लिए अभी भी उसके माता पिता की देखभाल की ज़रूरत थी। इसके बाद उसने बलराज सिंह को भी सूचित कर दिया, ताकि अगर वे अगले कुछ दिनों में आएं तो उन्हें यह न लगे कि यश पहाड़ पर नहीं है। अगले दिन राजेश सिंघानिया काफ़ी जल्दी पहुंच गया। यश ने अभी अभी अपना अभ्यास खत्म किया था और वह अभी भी पहाड़ की चोटी पर ताई ची चुवान का अभ्यास कर रहा था, जिसे उसने एक दिन पहले ही बलराज सिंह से सीखा था। तभी उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद उसने किसी को पहाड़ के नीचे से ऊपर आते देखा, इसलिए उसे अपना अभ्यास रोकना पड़ा और वह पहाड़ से नीचे आ गया। यश ने अपने परिवार को बताया और फिर वह और राजेश सिंघानिया कार से द्वीपनगर के लिए रवाना हो गए। लखनपुर से द्वीपनगर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये 3 घंटे से ज़्यादा का सफ़र था। जब तक वे पहुंचे दोपहर होने वाली थी। यह इस राज्य की सबसे समृद्ध जगह थी और इसे देश का एक मशहूर ठिकाना माना जा सकता था। भारी ट्रैफिक और ऊंची ऊंची इमारतों के साथ ये स्वाभाविक रूप से ज़िला और कस्बों से बिल्कुल अलग दुनिया थी। कहीं खाना खाने चलें? राजेश सिंघानिया ने कार में पूछा। ज़रूर। राजेश सिंघानिया के लिए द्वीपनगर कोई अनजानी जगह नहीं थी। पहले व्यवसाय के सिलसिले में उसे हर महीने कुछ बार यहाँ आना पड़ता था। ये तो हाल ही की बात थी कि उसका आना कम हुआ था, इसलिए वह जानता था कि कहाँ खाना है। वह यश को एक बहुत ही मशहूर सीफूड रेस्टोरेंट में ले गया। सुबह के समय ये लोगों से खचाखच भरा हुआ था और बाहर पार्किंग की जगह ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ सीफूड काफ़ी मात्रा में था, खाना स्वादिष्ट था और हालांकि कीमत थोड़ी ज़्यादा थी, फिर भी वह वाजिब थी। ये स्वाभाविक ही था कि धंधा जोरों पर था। खाना खाने के बाद राजेश सिंघानिया ने उस व्यक्ति से दोबारा संपर्क किया और फिर वह और यश बिल चुकाकर निकल गए। वे एक जगह पर मिलने के लिए राजी हुए थे, लेकिन मिलने की जगह एक होटल थी, समुद्र के किनारे बना एक रिजॉर्ट होटल, जो काफ़ी भव्य दिख रहा था। जब वे वहां पहुंचे तो कोई नीचे ही उनका इंतजार कर रहा था। ये शख्स साफ तौर पर राजेश सिंघानिया को जानता था। उसे देखते ही उसने खुद आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और फिर रास्ता दिखाने लगा। होटल के सबसे आलीशान कमरों में से एक में यश की मुलाकात उस तथाकथित दोस्त से हुई जिसके बारे में राजेश सिंघानिया ने बात की थी। मध्यम कदकाठी का एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका चौकोर चेहरा, सांवला रंग और छोटी लेकिन बेहद चमकदार आंखें थीं, जिसका नाम सूर्यकांत था। खास मेहमान दूर से आए हैं, मैं समय पर आपका स्वागत न कर पाने के लिए माफ़ी चाहता हूं, सूर्यकांत ने अपनी गहरी आवाज़ में धीरे धीरे बोलते हुए कहा। नमस्ते प्रेसिडेंट सूर्यकांत, मैं आपका परिचय करवा दूं। ये यश शर्मा हैं। राजेश सिंघानिया ने दोनों का एक दूसरे से परिचय कराया। नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते प्रेसिडेंट सूर्यकांत। सूर्यकांत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अभी हाथ मिलाने के अंदाज से यश महसूस कर सकता था कि यह प्रेसिडेंट सूर्यकांत अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था और यह सब बस एक औपचारिकता निभाने जैसा था। कृपया बैठिए। बैठने के बाद जो नौजवान उन्हें ऊपर लेकर आया था उसने उनके लिए 2 कप चाय डाली। प्रेसिडेंट सूर्यकांत, ये डॉक्टर यश शर्मा हैं। इनकी कम उम्र पर मत जाए, इनके पास गजब का हुनर है और यह काफ़ी माहिर हैं, राजेश सिंघानिया ने कहा। अच्छा, तो मुझे खुद देखना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टर यश मेरे बेटे की बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं। सूर्यकांत ने मुस्कुराते हुए पूछा। जानकारी अधूरी है, मुझे मौके पर जांच करने की ज़रूरत है, यश ने बहुत शांति से जवाब दिया। कमरे में दाखिल होने के बाद से ही यश खामोशी से सब देख रहा था। उसने गौर किया कि इस सूर्यकांत के सामने राजेश सिंघानिया असल में थोड़ा झिझक रहा था और उसका अपना प्रभाव सामने वाले के आगे थोड़ा दबा हुआ था।
जब से वह राजेश सिंघानिया को जानता था, उसने ऐसा होते हुए सिर्फ एक बार देखा था, उस समय जब उसने शहर के उस बड़े रसूखदार आदमी के साथ खाना खाया था। दूसरे शब्दों में, इस सूर्यकांत की हैसियत काफ़ी असाधारण थी, वरना राजेश सिंघानिया इतना ज़्यादा संकोच नहीं करता। यश की बात सुनने के बाद सूर्यकांत ने जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि वहीं बैठकर चुपचाप यश और राजेश सिंघानिया की तरफ देखने लगा। कमरा बहुत शांत था। यश सोफे पर इस तरह बैठा था जैसे ठहरा हुआ पानी हो, जैसे कोई पुराना साधु हो या कोई चट्टान हो। राजेश सिंघानिया के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान बनी रही। कृपया मेरे पीछे आइए, आगे आप जो कुछ भी देखें, मुझे उम्मीद है कि आप हैरान नहीं होंगे और इसे गुप्त रखेंगे, सूर्यकांत ने कहा। कमरे में एक नौजवान बैठा था, या ज्यादा सही कहें तो एक नौजवान जिसे चौड़े पट्टों से एक कुर्सी से कसकर बांधा गया था। उस नौजवान का चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखें लाल थीं, बाल घास की तरह पीले और सूखे थे और शरीर दुबला पतला था, फिर भी उसमें कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। उसका शरीर एक जंगली भेड़िए या किसी खूंखार साए जैसी भयानक ऊर्जा छोड़ रहा था। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जिसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे कोई खामोश आदमी हो जो वहां एक ठूंठ की तरह टिका हुआ था। यहाँ ये क्या चल रहा है? राजेश सिंघानिया ये नज़ारा देखकर सन रह गया। क्या इस पर किसी बुरी शक्ति का साया है? यह उसका पहला विचार था। बंधे हुए नौजवान ने अपने दांत भींचे, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा है। ध्यान से देखने पर उसने एक माउथ गार्ड भी पहन रखा था, शायद इसलिए ताकि वह अपने दांत न तोड़ ले या अपनी जीभ न चबा ले। यश धीरे धीरे करीब आया। उस नौजवान की सांसें बहुत तेज और गर्म थीं, जैसे उसके पेट के अंदर कोई आग सुलग रही हो। चूंकि वह बंधा हुआ था, इसलिए उसकी नाड़ी देखना बहुत मुश्किल था और सटीक अंदाज़ा लगाना तो लगभग नामुमकिन था। यश केवल कोशिश भर कर सकता था। असल में सिर्फ सुनने और सूंघने, जांच के तरीके से ही उसने कुछ सुराग देख लिए थे, लेकिन उसे और पुष्टि की ज़रूरत थी। कितनी अजीब नाड़ी है, कितनी अजीब बीमारी है। यश इस कोशिश से बेहद हैरान रह गया। इस तरह की नाड़ी खौलती हुई केतली की नाड़ी से बहुत मिलती जुलती थी, जहां नाड़ी त्वचा की सतह पर होती है, बेहद उथली और तेज, जैसे कोई खाली केतली उबल रही हो जिसके अंदर कुछ न हो, पूरी तरह से बिना आधार के। हालांकि मेडिकल किताबों में इसके रिकॉर्ड दर्ज थे, लेकिन अगर उसे इतने सारे ज्ञान का आशीर्वाद न मिला होता, तो उसे डर था कि अगर उसने इस नाड़ी को महसूस भी कर लिया होता, तो भी वह नहीं जान पाता कि यह बीमारी क्या है। उसकी वजह ढूंढना तो दूर की बात थी। प्राचीन चिकित्सा पुस्तकें 10 अजीब नाड़ियों की सूची देती हैं, जो ऐसे लक्षण हैं जो तब दिखाई देते हैं जब जीवन खतरे में होता है। एक बार जब ऐसी अजीब नाड़ी दिखाई देती है, तो इसका मतलब होता है कि बीमारी गहरी है और जीवन की मुख्य ऊर्जा खत्म होने की कगार पर है। ये खौलती हुई केतली की नाड़ी उन्हीं में से एक है। उबलते पानी की तरह, बिना किसी ठहराव के, यह अत्यधिक गर्म ऊर्जा का चरम रूप है। प्राचीन चिकित्सा का मानना है कि मानव शरीर में संतुलन सबसे जरूरी चीज है। अकेली ठंडी ऊर्जा विकसित नहीं होती और अकेली गर्म ऊर्जा कुछ पैदा नहीं करती। स्वस्थ रहने और लंबी उम्र पाने के लिए दोनों का तालमेल होना जरूरी है। उसके सामने खड़ा नौजवान ठंडी और गर्म ऊर्जा के चरम असंतुलन की स्थिति में था, जिसमें गर्म हिस्सा 90% से ज्यादा था और ठंडा हिस्सा 10% से भी कम था। अगर कोई मानव शरीर की तुलना एक दिए से करे, तो जीवन एक लौ की तरह है और सत्व, ऊर्जा तथा आत्मा वह दिए का तेल है जो लौ के जलने में मदद करते हैं। मजबूत सत्व, ऊर्जा और आत्मा तथा सही संतुलन के साथ जीवन की लौ स्थिरता से जलती है। यह आदमी, हालांकि, आग में घी डालने जैसा था, जो बेहद तीव्रता से जल रहा था और अपने जीवन के मूल आधार को जरूरत से ज्यादा निचोड़ रहा था। ये बीमारी दुर्लभ है और इसका इलाज बहुत मुश्किल है। ये नौजवान अब तक जिंदा बच पाया था, यही अपने आप में एक चमत्कार था। जांच के बाद यश खड़ा हो गया और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। डॉक्टर यश, क्या मेरे बेटे की बीमारी का कोई इलाज है? सूर्यकांत ने पूछा। भीतर की शक्तियों का संतुलन बिगड़ा हुआ है और गर्म ऊर्जा का प्रभाव चरम पर है। ये बहुत मुश्किल है, यश ने कहा। असल में शक्तियों का असंतुलन एक आम समस्या है, लेकिन किसी भी आम बीमारी को अगर उसकी शुरुआत में नज़रअंदाज कर दिया जाए और उसे बढ़ने दिया जाए, तो वह एक बेहद खूंखार बीमारी का रूप ले सकती है जो जीवन को खतरे में डाल देती है, जैसे एक छोटी सी चिंगारी आखिरकार पूरे जंगल की आग बन जाती है। अच्छा। सूर्यकांत की आंखों के भाव थोड़े बदल गए जब उसने यश की तरफ देखा। पहले उसकी कम उम्र देखकर उसके मन में कुछ उपेक्षा थी, लेकिन इस एक वाक्य ने सीधे निशाने पर वार किया था। उसने राज्य के कई बड़े माहिरों से भी सलाह ली थी और उनका सामान्य नजरिया भी यही था। इसके अलावा इस नौजवान ने मुश्किल शब्द का इस्तेमाल किया था, न कि माफ़ कीजिएगा जैसे शब्दों का। क्या इसका इलाज हो सकता है? यश कुछ नहीं बोला, उसने बस अपना सिर हिलाया। इलाज नहीं हो सकता, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मुझे इस बारे में बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है, यश ने सच कहा। उसे इस बीमारी को लेकर कोई भरोसा नहीं था और फिलहाल उसके पास कोई ठोस विचार भी नहीं था।
तो फिर मैं आपको ज़हमत दूंगा, सूर्यकांत ने ये सुनकर कहा। उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं दिखी, उसके हाव भाव पहले जैसे ही रहे। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, पूछिए। आपके बेटे को यह अजीब बीमारी कब लगी थी? यश ने पूछा। लगभग 2 साल पहले, सूर्यकांत ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। 2 साल पहले? यश ये सुनकर बेहद हैरान रह गया। 2 साल, ऐसी भयानक बीमारी के साथ अब तक जिंदा बचे रहना वाकई एक करिश्मा था। इन 2 सालों में इलाज के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया गया? ये यश के मन का संशय था और उसने इसे सीधे पूछ लिया। माफ कीजिएगा, सूर्यकांत ने बस सीधे शब्दों में ये 2 शब्द कहे। कोई बात नहीं। ठीक इसी पल बंधा हुआ नौजवान अचानक दहाड़ा, किसी पागल कुत्ते की तरह हरकतें करने लगा। खामोश आदमी जो उसके बगल में खड़ा था, उसने फुर्ती दिखाई, पास के एक बक्से से एक सिरिंज निकाली और उसे लगा दी। एक पल के बाद सूर्यकांत का बेटा शांत हो गया, या ज्यादा सही कहें तो बेहोश हो गया। यह कोई पक्का उपाय नहीं है, यश ने कहा। एक नज़र में ही वह जान गया था कि खामोश आदमी ने अभी उसे एक तेज सेडेटिव बेहोशी की दवा दिया था, वरना इसका ऐसा असर नहीं होता। ऐसा करना आग को कागज से ढकने जैसा था। यह इसे कुछ देर के लिए तो छिपा सकता था, लेकिन इसका नतीजा लौ को और ज्यादा भड़काना था। इसके अलावा सेडेटिव्स का लंबे समय तक इस्तेमाल निर्भरता पैदा कर देता है, जो किसी नशे की लत जैसा ही होता है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही सबसे अच्छा तरीका है, सूर्यकांत ने कहा। अध्याय 129, महान वैद्य, एक दुर्लभ शख्सियत। जब वे होटल पहुंचे तो दोपहर के 3 ही बजे थे। समय अभी काफी बचा था। असल में वे लखनपुर वापस जाना चाहते थे, लेकिन सूर्यकांत ने उन्हें रात के खाने पर रोक लिया। यश मना करना चाहता था, लेकिन राजेश सिंघानिया ने निमंत्रण मान लिया, इसलिए उन्हें कल तक रुकना पड़ा। तुम क्या सोचते हो? उनके जाने के बाद सूर्यकांत ने उस खामोश आदमी से कहा, जिसने शुरू से आखिर तक एक शब्द भी नहीं बोला था। उसमें कुछ काबिलियत है, खामोश आदमी ने ठंडे अंदाजा में कहा। हाँ, सिर्फ नाड़ी देखकर ही वह बता सका कि युग किस बीमारी से पीड़ित है। इस उम्र में उसमें वाकई कुछ हुनर है। बस मुझे डर है कि शायद उसके पास भी कोई उपाय ना हो। उफ! सूर्यकांत ने अपने बेटे की तरफ देखा, जो बिस्तर पर बेहोशी की हालत में लेटा था, और एक ठंडी सांस भरी। इन सालों में उसका धंधा बड़ा और बड़ा होता गया था और उसका परिवार भी बुलंदियों पर था। सब कुछ अच्छा था, सिवाय इस बेटे के, जिसने उसे बहुत बड़ी चिंता में डाल रखा था। जब से उसे यह अजीब बीमारी लगी थी, उसने कई नामी डॉक्टरों के चक्कर काटे थे, लेकिन किसी का भी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला, बल्कि ये दिन ब दिन और गंभीर होती जा रही थी। अभी अंधेरा होने में वक्त था, इसलिए राजेश सिंघानिया यश को द्वीपनगर की सैर कराने ले गया। वे एक तट के पास रुके और समुद्र किनारे आ गए। हालांकि यह वसंत का मौसम था, फिर भी समुद्र की हवा बहुत तेज और कुछ ठंडी थी। क्या वह बीमारी ठीक करना बहुत मुश्किल है? राजेश सिंघानिया ने पूछा। बहुत मुश्किल, यश ने कहा। असल में उसने अभी तक बीमारी को ठीक करने का कोई तरीका नहीं सोचा था, उसके पास बस कुछ धुंधले से विचार थे। मुझे लगता है कि यह सूर्यकांत कोई आम इंसान नहीं है, सही कहा ना? हाँ, वह राज्य की एक जानी मानी हस्ती है, जिसकी संपत्ति 10 अरब से ज्यादा है, जो रियल एस्टेट, कैटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कई दूसरे धंधों से जुड़ा है। राजेश सिंघानिया ने कहा। असल में मुझे एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उसने सच बताने का फैसला किया। हे, कोई बात नहीं। यश ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। वह पहले ही देख चुका था कि सूर्यकांत और राजेश सिंघानिया के बीच का रिश्ता एक कारोबारी साझीदार जैसा था, दोस्तों जैसा नहीं। अगर यह आम समय होता तो वह शायद नहीं आता, लेकिन चूंकि उसके पास एक काम था, तो द्वीपनगर को देखने और घूमने का मौका उठाना बुरा नहीं था। ऐसे आदमी के लिए मुझे लगता है कि उन महान वैद्य जैसे लोगों को भी बुलाया जा सकता है ना? क्या वे उसके बेटे की बीमारी ठीक नहीं कर सके? महान वैद्य तो दुर्लभ होते हैं। उनमें से ज्यादातर रसूखदार लोगों के बीच रहते हैं, वे आसानी से नहीं मिलते। 10 अरब की संपत्ति तुम्हारी और मेरी नज़रों में बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ लोगों की नज़रों में ये कुछ भी नहीं है। राजेश सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों कुछ देर समुद्र किनारे रुके और आसमान धीरे धीरे काला होने लगा। फिर वे गाड़ी चलाकर उसी होटल में वापस आ गए जहां से आए थे। राजेश सिंघानिया के बताने पर उसे पता चला कि द्वीपनगर का ये बहुत मशहूर होटल असल में सूर्यकांत के होटलों में से एक था, जिससे पता चलता था कि उसका कारोबारी साम्राज्य कितना विशाल था। ये खाना बहुत आलीशान था, यहाँ तक कि कुछ हद तक दिखावटी भी। कुछ व्यंजन तो ऐसे थे जिन्हें देखना तो दूर, यश ने उनके बारे में कभी सुना तक नहीं था। सूर्यकांत के शब्द अभी भी कम थे, लेकिन माहौल ठीक ठाक रहा। हालांकि यश को यह माहौल पसंद नहीं आया, वह असहज महसूस कर रहा था। खाने की मेज पर सूर्यकांत ने विशेष रूप से उन दोनों का आभार जताया और उम्मीद की कि यश के पास जैसे ही कोई इलाज का तरीका आए, वह उसे सूचित करे। खाने के बाद सूर्यकांत ने विशेष रूप से लोगों से उनके लिए कुछ उपहार तैयार करवाए।
इसके अलावा उसने यश को एक कार्ड भी दिया, एक बैंक कार्ड। इसका क्या मतलब है? निजी कमरे से बाहर निकलने के बाद यश ने अपने बगल में खड़े राजेश सिंघानिया से पूछा। असल में वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन अंदर राजेश सिंघानिया ने चुपके से उसे खींचा था, उसे इसे स्वीकार करने का इशारा किया था। ये जांच की फीस है। अमीर लोग सचमुच अलग होते हैं। यश ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। दोनों नीचे जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। कृपया तमीज़ से बात कीजिए। यश ने आवाज़ की दिशा में देखा और उसे हल्के रंग के ट्रेंच कोट में एक आकर्षक युवती दिखाई दी, जिसके कंधे तक लंबे बाल थे। उसने सिर्फ उसकी पीठ देखी। उसके बगल में एक थोड़ा मोटा आदमी उसे तंग कर रहा था। ये पीछे का नज़ारा कुछ जाना पहचाना सा लगा। क्या बात है, क्या तुम इस युवती को बचाने वाले मसीहा बनना चाहते हो? राजेश सिंघानिया ने ये देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। चलो चलकर देखते हैं। यश के कदम बढ़े और राजेश सिंघानिया भी मुस्कुराते हुए पीछे चल पड़ा। तुम क्या कर रहे हो? बस दोस्ती करना चाहता हूँ। उस आदमी का हाथ जैसे ही आगे बढ़ा, उसे हवा में ही दबोच लिया गया। तुम कौन हो? यश को अचानक सामने देखकर उसने भारी नाराजगी के साथ कहा। यश शर्मा। काव्या। अपने सामने हल्की सजधज में खड़ी उस युवती को देखकर यश बहुत हैरान रह गया। यह उसकी पुरानी सहपाठी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उससे यहाँ मिलेगा, और काव्या भी उतनी ही हैरान थी। तुम यहाँ क्यों हो? दोनों ने लगभग एक साथ कहा। तुम कौन होते हो? मुझे छोड़ो। वह आदमी जिसकी कलाई यश ने पकड़ रखी थी छूटने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन सामने वाले के हाथ ने उसे लोहे की सांसी की तरह कसकर जकड़ रखा था, जिससे उसे तेज दर्द हो रहा था। दोनों में से किसी ने भी यहाँ इस तरह मिलने की उम्मीद नहीं की थी। वे नए साल से ठीक पहले मिले थे। उस समय वह युवती एक खिले हुए फूल की तरह थी, जो सबका ध्यान खींच रही थी। अब वह युवती वैसी ही थी, जो अचानक एक मुसीबत में घिर गई थी। यहाँ क्या हो रहा है? ठीक इसी पल सूट पहने एक आदमी थोड़ी दूर से चलकर आया। मिस्टर देसाई, ये सब क्या है? उस आदमी ने काव्या को तंग करने वाले शख्स से पूरी मुस्कान के साथ कहा। मैं इस मैडम से दोस्ती करना चाहता था, इन्होंने शायद गलत समझ लिया। काव्या, ये हमारे मेहमान हैं जिन्हें हमने आज बुलाया है, मिस्टर देसाई। उस आदमी ने कहा। मैनेजर लोकेश। ये काव्या ने ये सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आज रात उसे और उसकी यूनिट के एक मैनेजर को कंपनी की तरफ से एक ज़रूरी साझीदार से मिलने का काम सौंपा गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यहाँ यह आदमी तंग करता हुआ मिलेगा, और वह उसका ज़रूरी क्लाइंट निकला, जिससे वह बहुत आहत और असहज महसूस कर रही थी। छोड़ो। इस मिस्टर देसाई का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। एक तरफ तो उसकी बेइज्जती हो रही थी और दूसरी तरफ यश ने उसकी कलाई को जोर से भींच रखा था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। क्या बात है? इस समय अचानक एक आवाज़ आई। ये सूर्यकांत था, जो अपने निजी कमरे से बाहर आया था, जिसने अभी अभी का नज़ारा देखा था। प्रेसिडेंट सूर्यकांत। मिस्टर सूर्यकांत। सूर्यकांत को देखते ही तंग करने वाला मिस्टर देसाई और काव्या के साथ आया मैनेजर लोकेश दोनों सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि द्वीपनगर पर राज करने वाली यह हस्ती यहाँ दिखेगी। इन मिस्टर देसाई ने शायद कुछ ज़्यादा ही पी ली है। यश ने शांति से कहा। गलतफहमी है, गलतफहमी है। मिस्टर देसाई, जो कुछ ही पल पहले बहुत अकड़ दिखा रहा था, जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। साफ था कि वह सूर्यकांत से बहुत डरता था। अगर तुमने ज़्यादा पी ली है तो वापस जाओ और आराम करो। सूर्यकांत ने यह सुनकर बहुत शांत अंदाजा में कहा। जी जी बिल्कुल। देसाई सरनेम वाले उस आदमी ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे वह किसी बड़े बॉस के सामने कोई अदना सा नौकर हो, बहुत आज्ञाकारी। यश ने महसूस किया कि उसकी नाड़ी अचानक तेजी से धड़कने लगी थी और उसके माथे पर ठंडा पसीना भी आ गया था। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। आप लोग यहाँ आराम से रहिए। बोलने के बाद सूर्यकांत चला गया। उसके इस एक वाक्य का मतलब था कि यश और राजेश सिंघानिया इस होटल में बिना कोई भुगतान किए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे। एक सर्वसुविधायुक्त होटल होने के नाते ये सिर्फ रहने और खाने तक सीमित नहीं था। मिस्टर देसाई, आज रात के बारे में क्या ख्याल है? मैनेजर लोकेश ने धीरे से पूछा। इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। मिस्टर देसाई का लहजा काफ़ी धीमा हो गया और वह खींचते हुए चला गया। काव्या, क्या हम मिस्टर देसाई को बाहर तक छोड़ आएं? मुझे माफ़ कीजिएगा मैनेजर लोकेश, मेरा सहपाठी यहाँ है, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो तुम लोग बात करो। मैनेजर लोकेश, मैं आपको विदा करता हूँ। ज़रूरत नहीं है। उन दोनों के जाने के बाद कॉरिडोर में सिर्फ यश, काव्या और राजेश सिंघानिया रह गए। मैं ज़रा बाहर घूमकर आता हूँ। राजेश सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए यश का कंधा थपथपाया और फिर चला गया। क्या हम कहीं बैठने की जगह ढूंढें? यश ने काव्या से मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूर। इस होटल में एक कॉफ़ी शॉप थी जिसका माहौल बहुत अच्छा था। दोनों ने खिड़की के पास वाली सीट चुनी, 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और वहां बैठ गए। वे वहां से कुछ ही दूरी पर समुद्र किनारे का खूबसूरत रात का नज़ारा देख सकते थे।
तुम द्वीपनगर क्यों आए? काव्या ने अपने बालों को संवारने के लिए हाथ बढ़ाया और धीरे से पूछा। मैं एक दोस्त के साथ कुछ काम के सिलसिले में आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। क्या इत्तेफाक है? हाँ, क्या इत्तेफाक है? काव्या ने अपने गाल पर हाथ टिकाया और धीरे से कहा, क्या अभी जो कुछ हुआ उससे तुम्हारे आने वाले काम पर कोई असर पड़ेगा? कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपनी मौजूदा नौकरी को और आगे नहीं करना चाहती। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वे दोनों बात कर रहे थे, मैनेजर लोकेश और मिस्टर देसाई पहले ही होटल के बाहर पहुंच चुके थे। मिस्टर देसाई, आज रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ। मैं काव्या की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और हम किसी और दिन इसकी भरपाई कर देंगे। मैनेजर लोकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। सामने खड़ा व्यक्ति उनकी कंपनी का एक बड़ा क्लाइंट था और उसे आसानी से नाराज़ नहीं किया जा सकता था। छोड़ो, खूबसूरत महिला मुसीबत की जड़ होती है। मिस्टर देसाई ने अपना हाथ हिलाया और कुछ मायूसी के साथ कहा। मिस्टर देसाई, अपना ख्याल रखिएगा। गाड़ी को जाते हुए देखकर मैनेजर लोकेश ने, जो अभी केवल 30 के दशक में लग रहा था, एक हल्की सी आह भरी। आज रात ऐसा कैसे हो गया? असल में उसने अच्छी योजना बनाई थी, मिस्टर देसाई को खाने पर बुलाना और अगले कारोबारी सौदे को पक्का करना। इसके लिए उसने विशेष रूप से अपने सीनियर को रिपोर्ट किया था और कंपनी की शान काव्या को साथ आने का न्योता दिया था। आखिरकार कुछ चीज़ों के लिए काम तब बहुत आसान हो जाता है जब कोई खूबसूरत महिला शामिल हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये कारोबारी सौदा शायद हाथ से निकल गया और उसे नहीं पता था कि वापस जाने पर वह अपने बॉस को क्या जवाब देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि उसके सहपाठी का कैसा बैकग्राउंड है जो वह सूर्यकांत जैसी हस्ती के संपर्क में आ सका। वह भी कोई आम इंसान नहीं होगा। क्या उसे एक क्लाइंट के रूप में विकसित करने की कोई संभावना है? ये सोचते ही मैनेजर लोकेश की आंखें चमक उठीं। तुम्हारी कंपनी क्या करती है? इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वेल्थ मैनेजमेंट? हाँ, इसका मतलब है हमारी कंपनी में पैसा लगाना, हमारे कामकाज के जरिए रिटर्न कमाना और फिर हम एक निश्चित फीस लेते हैं। काव्या ने समझाया। मैं ये जानता हूँ। रिटर्न कितना मिलता है हम कहना मुश्किल है, लेकिन ये बैंक से तो यकीनन ज़्यादा होता है। हमारे पास यहाँ कई प्रकार हैं, कुछ में गारंटीड रिटर्न होता है और कुछ में ज़्यादा जोखिम होता है, लेकिन काम शुरू करने से पहले हम क्लाइंट की राय पूरी तरह से लेते हैं। काव्या ने कहा। शुरुआती रकम कितनी है? 2 लाख। क्यों, क्या तुम वेल्थ मैनेजमेंट करना चाहते हो? काव्या ने अपने गाल पर हाथ टिकाया और मुस्कुराते हुए यश की तरफ देखा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम वापस कब जा रहे हो? कल। मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया है। दोस्तों, कहानी में थोड़ी रुकावट के लिए हम दिल से माफी चाहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। अगर आप बिना किसी इंतजार के पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां आपको इस कहानी के सभी एपिसोड और पूरी कहानी एक ही जगह मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।